तो दोस्तों आज फिर से मैं लेकर के आया हूं साइंस से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट। जी हां, ये छठा सेट है जिसमें काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है। तो दोस्त आज क्या करेंगे कि सेट से 20 जो इंपोर्टेंट डाला हुआ है क्वेश्चन उसे देखेंगे और समझेंगे कि कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्त इसे मिस मत कीजिएगा। अगर इसे मिस कर दिए ना तो एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आप मिस कर दीजिएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। चलिए क्या करते हैं कि दोस्त ये 20 क्वेश्चन का सेट हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं उन्हें भी तो हम बता दें कि मेरे चैनल पे आखिर होता क्या है। शायद मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, उन्हें पता ना हो, वो भी अपने तैयारी में लगे हो। तो दोस्त मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूं कि मेरे चैनल पे प्रत्येक दिन, डेली की मैं बात कर रहा हूं, प्रत्येक दिन 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट दिया जाता है जो काफी इंपोर्टेंट होता है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मात्र 20 ही क्वेश्चन होता है दोस्त, वो भी चैप्टर वाइज होता है। ध्यान रखिएगा, चैप्टर वाइज, कहीं कहीं से नहीं देते हैं, चैप्टर वाइज अभी चल रहा है। तो ये छठा सेट चला है। चैप्टर किससे है? तो ऑक्सीकरण, अपकरण, अभिक्रिया है, उसी से दोस्त इसमें 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। तो इसको हम देखेंगे। दूसरी नंबर बात आपको बताता हूं कि मेरे चैनल पे क्या होता है कि बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। जो पढ़ाते हैं साइंस का टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 है, उस साइंस का बिल्कुल फ्री में टेस्ट कराया जाता है। शायद आपको स्कोर कार्ड पता हो ना हो तो पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, उसका स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा कि किस तरह से कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं टेस्ट में और उनका रैंक क्या होता है। जी हाँ, साइंस में, साइंस इसलिए कि दोस्त 40 नंबर का साइंस पूछा जाता है। 40 नंबर अगर कंप्लीट आप कर लेते हैं दोस्त टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, रिजल्ट ऐसे गिरेगा। इसलिए दोस्त 40 नंबर कंप्लीट करके रखिए। तीसरी नंबर बात बताता हूं कि ये जो पढ़ा रहे हैं उस सबका पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेस्ट देने के लिए, टेलीग्राम का लिंक सब दिया हुआ है। एक बार जाकर के नीचे देखिएगा, मोर लिखा होगा, उसको टैप कीजिएगा, खोलिएगा, डिस्क्रिप्शन पूरा निकल के आ जाएगा, उसमें जाइएगा, उसमें सारा चीज दिया हुआ है, जाकर के अपना चेकआउट कर लीजिएगा। पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। फिजिक्स में 800 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा के खत्म किया है। बायो में आपको हम 700 क्वेश्चन प्रोवाइड करा के खत्म किया है। ये केमिस्ट्री का सेट चला है जो छठा सेट है, ठीक है, जो काफी इंपोर्टेंट है। चलिए क्या करते हैं कि जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट है उसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, इसमें से किसका नाभिकीय विखंडन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पूछा गया है क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में। जान लीजिए, बहुत लोग कहते हैं ये तो एनटीपीसी का एग्जाम है, एलपी में थोड़ी पूछेगा। ध्यान रखिए दोस्त, रिपीट करता है क्वेश्चन, रिपीट करता है, इसी से बहुत सारे पकड़ में आ जाएंगे आपको। आप देखिएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल ग्रुप डी में पूछ देता है, उसी का सवाल जेई में पूछ देता है। इसका यह मतलब नहीं है कि उसको जो एलपी और टेक्नीशियन में नहीं पूछेगा। ये दिमाग में मत रखिएगा, ये भ्रम मत पालिएगा, वरना आप मिस कर दीजिएगा, बहुत कुछ मिस कर दीजिएगा। चलिए तो इसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन कि नाभिकीय विखंडन जो है के रूप में, ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं। पहला देख लीजिए, पहला यूरेनियम 208 दे दिया है, दूसरा आपको दे दिया है कि यूरेनियम 235 दे दिया है, तीसरा आपको दे दिया है कि प्लूटोनियम दे दिया है, जो पीयू दे दिया है 229 दे दिया है, या चौथा आपको दे दिया है कि प्लूटोनियम दिया है आपको 115। किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको हम बता दें कि नाभिकीय रिएक्टर में जो विखंडन के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं दोस्त, वो करते हैं यूरेनियम 235 का। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को इंपॉर्टेंट है, अब पूछा गया है। तो दोस्त बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखिए, ये सेकेंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इनमें से किसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। जी हाँ, कैंसर के उपचार में इसमें से किसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में पूछा गया है, घुमा के पूछ सकता है आपको। तो ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन क्या दे दिया है? पहला ऑप्शन आपको दे दिया है कि कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार में, या दूसरा आपको दे दिया है कि आयोडीन के समस्थानिक क्या करते हैं, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि यूरेनियम के समस्थानिक क्या करते हैं, या चौथा आपको दे दिया है कि तांबे के समस्थानिक क्या करता है। दोस्त किसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कैंसर के जो उपचार में दोस्त उपयोग करते हैं ये कोबाल्ट के समस्थानिक का करते हैं। ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट के समस्थानिक का करते हैं। अब ये समझ लीजिए कि कोबाल्ट आप मतलब पढ़े होइएगा, कोबाल्ट 60 का तो नाम सुने होइएगा, कोबाल्ट 60 सुने हैं ना।
उसका प्रयोग कहां करते हैं, वही कोबाल्ट की बात बता रहे हैं, उसी का समस्थानिक है ये। तो वो ब्लड कैंसर के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लड कैंसर जिसको लुकमेनिया कहते हैं ना, उसी के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। अब समझ लीजिए कि कोबाल्ट 60 का ही इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो दोस्त कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल इसलिए हम करते हैं कि कोबाल्ट 60 से गामा रे निकलता है, गामा किरणें निकलता है। यही कारण है कि कोबाल्ट 60 का यूज जो है दोस्त ब्लड कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट ऐसे अगर पूछ दिया किस में पाया जाता है तो विटामिन B12 जो है जानते हैं ना, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मेटास्टैटिक, जी हाँ, मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर, अस्थि मतलब बोन कैंसर, ठीक है, मेटास्टैटिक बोन कैंसर कह सकते हैं आप इसको, कि उसके उपचार के लिए इसमें से जो दे दिया है रेडियो आइसोटोप में किसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ, इससे पहले ब्लड कैंसर के बारे में था कि किसका उपयोग किया जाता था, आपने कोबाल्ट मार दिया, कोबाल्ट के समस्थानिक जो कोबाल्ट 60 था उसका। अब इसमें देख लीजिए मेटास्टैटिक जो है अस्थि कैंसर के बारे में, बोन कैंसर के बारे में बता रहा है, किसका यूज करते हैं, पूछा गया एनटीपीसी में। तो ध्यान रखिएगा, इसमें यह है क्वेश्चन, ऑप्शन देख लीजिए, कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं, या दूसरा दे दिया है कि एस्ट्राटेनियम जो है, एस्ट्राटेनियम जो है आपका 89 का इस्तेमाल करते हैं, या तीसरा आपको दे दिया है कि आयोडीन जो है आपको 131 का इस्तेमाल करते हैं, या फोर्थ दे दिया है फास्फोरस 32 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, मेटास्टैटिक बोन कैंसर के इलाज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उपचार के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, मेटास्टैटिक उपचार जो अस्थि कैंसर जो होता है, जो बोन कैंसर होता है, उसका इस्तेमाल जो हम इलाज के लिए करते हैं, ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा। क्या है, एस्ट्रेटेनियम जो है, एस्ट्रेटेनियम जो है 89 का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला आपको हम लेकर के चलते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया कि परमाणु हथियार यानी कि एटम वेपन्स, ठीक है, के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे इसमें दे दिया है कि सामान्य समस्थानिक है, कौन है जिसको एटम वेपन्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, एटम वेपन्स के रूप में बड़े बड़े कंट्री लोग इस्तेमाल करते हैं। तो किसका इस्तेमाल करते हैं इसमें ये बताना है। देख लीजिए, पहला नंबर आपको ऑप्शन में दे दिया है कि यूरेनियम और प्लूटोनियम का करते हैं, या दूसरा आपको दे दिया है कि ड्यूटेरियम और लिथियम का करते हैं, या तीसरा आपको दे दिया है कि यूरेनियम दे दिया है, यूरेनियम या लिथियम का करते हैं, या चौथा दोस्त आपको दे दिया है कि ड्यूटेरियम और जो है प्लूटोनियम का करते हैं। एटम वेपन्स में किसका इस्तेमाल करते हैं, परमाणु हथियार में। जैसे कि परमाणु बम बनाते हैं ना, तो परमाणु बम किस पे निर्भर होता है, पूछा जाता है ना ये क्वेश्चन, कि परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है ना। तो ये सवाल पूछा जाता है। तो उसी तरह से एटम वेपन्स के रूप में किसका इस्तेमाल इसमें से हम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो बड़े बड़े कंट्री जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन होगा यूरेनियम और प्लूटोनियम का, ठीक है, यूरेनियम और प्लूटोनियम का, ये एटम वेपन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की अपेक्षाकृत अधिक होती है। मतलब इसमें जो दे दिया है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर सकता है, ये किसका नेचर होता है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि ऑक्सीजन, दूसरा आपको ऑप्शन दे दिया है कि नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन दे दिया है फ्लोरीन, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया है इसमें कार्बन। किसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, इसमें जो इस्तेमाल हो, जो आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है, नेचर जो होती है, वो फ्लोरीन की होती है। ये थर्ड नंबर फ्लोरीन की। फ्लोरीन क्या है दोस्त, एक आपको बता देते हैं कि हाइड्रोजनिक ग्रुप का है ये फ्लोरीन। इसका परमाणु संख्या कितना होता है दोस्त, परमाणु संख्या 9 होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसको ये सब ध्यान रखना है हम लोगों को कि क्या है क्या नहीं है, पूछा जा सकता है, या कभी कभी दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन के ग्रुप में आता है। फ्लोरीन क्लोरीन जो होता है ना, ब्रोमीन होता है, वो सब हाइड्रोजनिक ग्रुप में आता है। तो एक उठा के आपको दे देगा, बाकी 4-3 अलग दे देगा, तो चुन लेना है उसको हमें। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान आपको दे दिया है कि एक पदार्थ में अगर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो क्या कहलाएगी। जी हाँ, हाइड्रोजन की अगर वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन की वृद्धि मतलब क्या, हाइड्रोजन का संयोग होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग, मतलब जुड़ता है उसमें हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जुड़ने की क्रिया को जो होता है वो अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया। और हाइड्रोजन अगर हट रहा है, त्याग रहे हैं, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है ये।
तो ध्यान रखिएगा, अगर इसमें हमको कहता है कि नहीं ऑक्सीजन की जुड़ने की क्रिया, ऑक्सीजन वृद्धि की क्रिया, तो ऑक्सीकरण ये फर्स्ट वाला मार देते, लेकिन ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही है, इसमें जुड़ रहा है कौन, हाइड्रोजन। दो चीजें है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण अपकरण में यही पूछा जाता है, हाइड्रोजन जुड़ने की क्रिया जो है अपना अपकरण होगा, तो अपकरण इसमें तो है नहीं ऑप्शन, अपकरण तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो अपकरण का ही दूसरा नाम आपको बता देते हैं कि अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन, पूछा जाता है ये चीज, थर्ड नंबर ऑप्शन है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि अपकरण नहीं दिया हुआ है क्या करें, तो दोस्त अपकरण मतलब कि अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण तो है ही, रेडॉक्स रिडक्शन अभिक्रिया, तो इसको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है कई बार, ये सवाल जो है पूछा गया है और लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला तो देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है आपका सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में, तो ऑप्शन दिखाते चलते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे दिया है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का त्याग होता है, बिल्कुल गलत, ये तो गलत है, ऑक्सीजन का त्याग होता ही नहीं है, ऑक्सीजन का हमेशा ग्रहण होता है, ऑक्सीजन जाके जुड़ता है हमेशा, तो पहला तो इसी हटा दीजिए। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा आपको ऑप्शन इसमें दे दिया है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन त्याग होता है, नहीं त्याग नहीं होता है, गलत। तीसरा देख लीजिए, तीसरा आपको दे दिया है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ग्रहण होता है, ऑक्सीजन का तो ग्रहण होता है लेकिन हाइड्रोजन का ग्रहण नहीं होता है, ये गलत है, हाइड्रोजन का त्याग होता है, गलत दे दिया, यानी ऑप्शन मेरा ये फोर्थ नंबर होगा, फोर्थ नंबर ये ऑप्शन होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, हाइड्रोजन का त्याग होता है, तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, मतलब हाइड्रोजन को त्याग दिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए कि कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीकृत हो रहा है। जी हाँ, तो ऑक्सीकृत कौन हो रहा है ये देखना है, तो अभिक्रिया तो पहले देख लीजिए कि अभिक्रिया क्या हो रहा है, तो अभिक्रिया आपका क्या हो रहा है कि Fe को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यानी Fe मतलब क्या, फेरस है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा है तो फेरस डाइऑक्साइड बन रहा है, तो फेरस के साथ जाकर के ऑक्सीजन क्या है कि मिल जाता है, तो ऑक्सीकृत कौन होगा, फेरस होगा, ऑक्सीजन फेरस के साथ जाके मिला ना, तो ऑक्सीकृत कर रहा है, किसे कर रहा है, फेरस को कर रहा है, ध्यान रखिएगा, तो ये फेरस मेरा सेकेंड नंबर मेरा क्या होगा कि ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, फेरस, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है दोस्त कि कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम को जब अभिक्रिया कराते हैं, यानी CuSO4+ Mg है, अभिक्रिया करने के बाद जो है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4+ कॉपर बनता है, तो उपयुक्त अभिक्रिया में डैश Mg है, मतलब Mg जो है वो क्या है, तो अपचायक है, ध्यान रखिएगा क्या है, अपचायक कर्मक होता है। ठीक है, क्योंकि यह अब जान लीजिए, इसमें अगर मैग्नीशियम सिर्फ ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड सिर्फ बना लेता ना, तो ये ऑक्सीकरण जो है अभिक्रिया में आ जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें मैग्नीशियम के साथ जो सल्फर डाइऑक्साइड जाकर के जुटा है, तो मैग्नीशियम सल्फेट बना दिया है, तो ये अपचायक कर्मक के रूप में आएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन होगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि कैसे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है, अगर नहीं रहेगा, जीरो रहेगा तो फिर गड़बड़ है, तब तो हम बताते चलेंगे, दिमाग से उड़ता चला जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ क्या होता है कि हाइड्रोजन का ग्रहण करता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। जी हाँ, इससे पहले ही आप क्वेश्चन बता दिए, शायद ये लगता है कि रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है, तो आपको हम बता ही दिया है कि जब हाइड्रोजन का क्या होता है कि ग्रहण होता है, तो हाइड्रोजन को ग्रहण करने की क्रिया को हम तो आप बता रही है कि अपकरण अभिक्रिया कहते हैं, अपकरण का दूसरा नाम अपचयन अभिक्रिया है, तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन है। ये शायद हो सकता है कि रिपीट हो गया है, लेकिन कोई नहीं दोस्त, पूछा गया है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछे जाते हैं सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि दी गई अभिक्रिया में डैश अपचायक के रूप में कार्य करता है, कौन जो है अपचायक के रूप में काम करता है, अभिक्रिया देख लीजिए, अभिक्रिया आपको दे दिया कि Fe2O3, आपको प्लस में दे दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है कि लोहा अलग आ जाता है, Fe अलग आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, तो ध्यान रखिए क्या होता है इसमें अभिकारक अपचायक के रूप में, तो अपचायक मतलब क्या हो गया, तो ध्यान रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है, तो अपचायक कौन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अपचायक कौन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये अपचायक के रूप में काम करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो होता है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। जी हाँ, अपचयन के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो अपचयन मतलब क्या? अपकरण अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अपकरण अभिक्रिया, अपकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया एक ही होता है। तो अपचयन अभिक्रिया में हम आपको बता ही दिए हैं कि हाइड्रोजन का संयोग होता है, लेकिन गलत चुनना है इसमें। तो गलत देख लीजिए, पहला तो दे दिया ऑप्शन कि हाइड्रोजन का संयोजन होता है, ये तो सही है कि हाइड्रोजन का संयोजन तो होता ही है, बिल्कुल सही है। दूसरा देख लीजिए कि आपको दे दिया कि ऑक्सीजन का जो है निष्कासन होता है, मतलब ऑक्सीजन निकल जाता है, ये भी सही है। ऑक्सीजन जुड़ता नहीं है, जब हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तीसरा दे दिया है इसमें कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब आपको जो है क्या होता है कि अपचयन अभिक्रिया होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और अपकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल क्या है कि करेक्ट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है दोस्त, इसे छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपको हम बता देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि आभूषण के क्या होते हैं कि धूमिल होने का उदाहरण है। मतलब कि आभूषण जो आप देखते होइएगा तो क्या होता है कि मार्केट से हम लाते हैं खरीद करके, कुछ समय बाद जो है लोग पहनते हैं, चाहे रिंग हो, गले का चैन हो, या कान का झुमका हो, महिला लोग का, या नाक हो, या टीका हो, कुछ समय के बाद उसकी चमक धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। चाहे वो सोना का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे प्लाटिनम का हो, धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी चमक कम हो जाती है, वही धूमिल होता है। तो वो किस वजह से होता है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी गहने जो होते हैं, आभूषण जो होते हैं हम लोग पहनते हैं, या महिलाएं जो पहनती है, या लड़की जो पहनती है, उसकी मैं बात बताता हूं दोस्त, आभूषण की बात, वो हमेशा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होते हैं। ऑक्सीजन उससे क्या करते हैं कि रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। जब अभिक्रिया करता है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन उसको क्या करता है कि खोखला करने का काम करता है, मतलब कि एक तरह से दाग बैठा देता है उसको। तो वो उसकी चमक धीरे धीरे क्या होती है कि कम हो जाती है। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन सही होगा कि ऑक्सीकृत कर देती है उसे। ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, उसे ऑक्सीकृत करके क्या कर देती है, उसकी चमक धीरे धीरे जो है क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। या कभी कभी आपको दे देगा कि तांबे पर जो है ग्रीन कलर का फफूंदी टाइप का जो बैठ जाता है, वो किस कारण से होता है? तो ऑक्सीकृत वजह से ऑक्सीकरण का अभिक्रिया होता है उस पर तांबे के साथ, इसलिए वो क्या होता है कि ग्रीन बैठ जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन को अगर क्या करता है कि प्राप्त करता है, तो वह किस अभिक्रिया से गुजरता है। ध्यान रखिए, ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहा है, यहां कह रहा है कि किस अभिक्रिया से गुजरेगा। तो आपको तो हम पहले ही बता दिए कि किस अभिक्रिया से गुजरेगा, जब ऑक्सीजन को प्राप्त करेगा। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, अपचयन दे दिया है, दूसरा आपको दे दिया कि ऑक्सीकरण दे दिया है, तीसरा रेडॉक्स अभिक्रिया दे दिया है, और चौथा आपको दे दिया कि पृथक्करण दे दिया है। तो जब ऑक्सीजन को दोस्त प्राप्त करेगा तो वो हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा। सिंपल सी बात है, लॉजिकली लगा के चलिएगा। आपको ऑक्सीकरण अपकरण और अभिक्रिया से यही सब पूछता ही है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, छूटेगा नहीं, आएगा तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि डैश की क्रिया के द्वारा सल्फर से सल्फाइड जो है आयन का निर्माण होता है। ठीक है, किसके द्वारा ये बताना है कि सल्फर से सल्फाइड आयन को जो है निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा। तो ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन क्या दे दिया आपको, पहला ऑप्शन दे दिया है कि बी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, या दूसरा संयोजन के द्वारा, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें ऑक्सीकरण के द्वारा, या चौथा दे दिया है अपचयन के द्वारा। किसके द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है? तो दोस्त सल्फर से सल्फाइड आयन का जो निर्माण होता है ये फोर्थ नंबर अपचयन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? अपचयन के द्वारा। तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है। जी हाँ, जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके द्वारा होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया है कि जल अपघटन के द्वारा होता है, या दूसरा आपको दे दिया है कि अपचयन के द्वारा होता है, या तीसरा संयोजन अभिक्रिया के द्वारा, या चौथा आपको दे दिया है ऑक्सीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? जिंक से जिंक आयन का जो निर्माण होता है, आपको जब भी आयन का निर्माण होगा वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, भले ही अभी आपको ग्रुप डी दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जब ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया साथ साथ होता है, क्या होता है?
साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया जब साथ साथ होगा तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपकरण दोनों साथ में होता है। ये फर्स्ट नंबर में ऑप्शन करेक्ट होगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन। अपचयन मतलब क्या? अपकरण अभिक्रिया। हम आपको बार बार यही चीजें बता रहे हैं। अपचयन दे देगा तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने के कारण जो है वसा और जो है तेल का क्या कारण होता है ये बताना। जिससे वसा और तेल जो होता है आप रखे रहिएगा, कुछ समय के बाद क्या होगा कि उसमें से स्मेल आना शुरू कर देता है, दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। ये किस कारण से आता है ये बताना है। एएलपी के एग्जाम में, टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो ध्यान देखिए किसके कारण आता है। पहला ऑप्शन दे दिया है इसमें कि हाइड्रोलिसिस की वजह से आता है, या दूसरा दे दिया है कि ऑक्सीकरण की वजह से आता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि शोधन की वजह से आता है, या चौथा आपको दे दिया है कि अवकरण। देखिए इसमें अपकरण दे दिया, इसमें अपचयन नहीं दिया है, इसमें अपकरण दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा ये किसकी वजह से आता है हमको तो ये जानना है। तो खाद्य पदार्थ में दोस्त जो होता है तो वो क्या होता है, खाद्य पदार्थ खुले हवा में रहते हैं, ऑक्सीजन जा करके क्या करते हैं कि उससे जो अभिक्रिया करते हैं और उसे ऑक्सीकृत कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीकृत करने की वजह से क्या होता है कि वो उससे स्मेल आना शुरू कर देता है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाता है। इसमें सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान में रखना है किसकी वजह से, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की वजह से हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से क्या होती है। तो क्या होती है आपको हम बता ही दिए थे। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है उससे। तो ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला क्या दे दिया है कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, नहीं। दूसरा नंबर दे दिया है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो जी हाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। आपको बता दिए ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और अवकरण जो होगा या अपचयन जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। तो इसको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है ये चीजें, तो दोस्त इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट जो है पेयजल के शुद्धिकरण यानी शोधन के लिए अच्छा होता है, इस्तेमाल भी किया जाता है। जी हाँ, कौन सा होता है। तो ध्यान रखिएगा हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज जाने की कौन सा एजेंट है जो पेयजल के शुद्धिकरण में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन पहला देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे दिया कि उत्प्रेरक दे दिया, यानी कि कैटेलिटिक दे दिया है एजेंट, ये हो सकता है। या दूसरा अपचायक दे दिया है, ये हो सकता है। या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि स्टार्लाइजिंग दे दिया है, या चौथा आपको दे दिया है कि ऑक्सीडाइजिंग दे दिया है। दोस्त कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा जो पेयजल को शुद्ध करने का काम करता है, पीने के रूप में इस्तेमाल भी हम लोग कर लेते हैं शुद्ध करने के बाद, या रेलवे स्टेशन पे चले जाइएगा वहां पे जो बड़े बड़े नल लगे रहते हैं उसका भी इस्तेमाल ये शुद्धिकरण की वजह से ही देते हैं पीने के लिए, ठीक है। तो समझ लीजिए वो किस वजह से होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से होता है। ये फोर्थ नंबर। अब समझ लीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है आखिर। तो दोस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब ये चीजें होता है कि ब्लीचिंग पाउडर, शायद आप देखे होइएगा कि पानी अब गंदे हो जाते हैं, कीड़े उड़े हो जाते हैं, उसमें क्या करते हैं ब्लीचिंग पाउडर दे देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद क्या होता है कि उस पानी जो है स्वच्छ कर देता है उसे, उसका इस्तेमाल जो है लोग कर भी लेते हैं। तो वो चीज होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसका मेन एग्जाम्पल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। तो दोस्त ये था अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त फटाफट टेस्ट दे लीजिए जाकर के। आज ही भर तक लिंक एक्टिव है, क्योंकि आज 11 बजे रात के बाद यह लिंक को डीएक्टिव करके एक नया लिंक कल जनरेट किया जाएगा। इसलिए देर मत कीजिएगा और फटाफट जाकर के टेस्ट दे लीजिए। अगर कोई टेस्ट देने में दिक्कतें आ रही है तो दोस्त आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो वहां पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहां से कॉल या मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। हम हर एक आदमी का कमेंट का जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। आप कमेंट बॉक्स खोल के देखिएगा, जो लोग पूछते हैं या जो भी कुछ करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं सबका रिप्लाई करते हैं, कॉल भी करते हैं, कॉल भी उठा करके रिप्लाई करते हैं। अगर किसी भी तरह का समस्या आ रहा है तो उसका समाधान हम करेंगे दोस्त, जहां तक होगा हम आपका हेल्प भी करेंगे। तो अगर आपको लगे कि नहीं जरूरत है तो दोस्त बेझिझक हमें कॉल कीजिएगा, हम बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब उन्हें लगता है कि नहीं बेनिफिट है ये चैनल आपके लिए, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नहीं लगे कि अभी और कुछ और 2-4 वीडियो देख लेना है तो दोस्त प्रीवियस वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर के वहां क्या कीजिए कि प्रीवियस वीडियो देख लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि सच में चैनल डिसाइड करना है सब्सक्राइब या नहीं करना है। क्योंकि दोस्त चैनल सब्सक्राइब करने से आपका जाएगा कुछ नहीं, लेकिन लेके बहुत कुछ जाइएगा, ध्यान रखिए।
चैनल सब्सक्राइब करने में मात्र 0.01 सेकेंड का वक्त लगता है। टक से कीजिए, सब्सक्राइब हो गया, कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन लेके बहुत को जाइएगा। ध्यान रखिए, जब लगे कि नहीं मेरे लिए नहीं है चैनल बेनिफिट, अनसब्सक्राइब करके हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जो लोगों को लग रहा है कि चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, दोस्त फटाफट कर लीजिए। जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए सेट के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।